फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम पढ़ेंगे आज हम। उसके अंतर्गत देखेंगे आज हम NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आता है मातृ स्वास्थ्य। अब इसमें क्या आएगा? मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विजयाराजे सिंधिया है ये। मैं चाहूँगी कि आप इनके बारे में एक बार विकिपीडिया में ज़रूर पढ़ें, सिंधिया वंश के बारे में। ये योजना क्यों चलाई गई, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। महिलाओं को प्रसव के दौरान पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, और दूसरी बात ये 1 सितंबर 2006 से शुरू की गई। आर्थिक सहायता की बात करें तो प्राइवेट अस्पताल में 1000 रुपये की आपको छूट दी जाएगी। जो आपका कुल पैसे लगेंगे उसमें आपको 1000 की छूट दी जाएगी, और सरकारी अस्पताल में आपको 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी और साथ साथ दवाइयाँ भी फ्री मिलेंगी। डिलीवरी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये विजयराजे जननी कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत ये सब चीज़ें होंगी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं जननी एक्सप्रेस योजना। जननी एक्सप्रेस योजना में क्या है? गर्भवती महिलाओं को 24 घंटे यातायात की सुविधा दी जाएगी इसके अंतर्गत। जैसे कि आप सड़क से जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार एक एम्बुलेंस होती है जो गर्भवती माताओं को लेके जाती है। ये 24 घंटे यातायात की सुविधा प्रदान करते हैं। इसी में से क्वेश्चन बन सकता है। आगे जो मॉक टेस्ट लगेंगे इसी में इन्हीं क्वेश्चनों में इन्हीं थ्योरी में से आएंगे, ठीक है। तो आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से समझनी है। अगला देखते हैं जननी सहयोगी योजना। इसमें क्या होता है? गरीबी रेखा के नीचे यानी कि BPL डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में करवाने में मदद मिलती है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव कराने में बहुत मदद मिलती है इससे। उपचार हेतु गायनेकोलॉजिस्ट मिलता है, उनको एनेस्थेटिस्ट मिलता है, पीडियाट्रिशियन मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ लिखा है गायनेकोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? प्रसव के दौरान जो काम करते हैं उनको बोलते हैं ये एनेस्थिस्ट। किसको बोलते हैं? ये कभी कभार जो प्रसव के दौरान ऑपरेशन कराना पड़ जाता है तो उस दौरान जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब शून्य कर दिया जाता है ना, जिसमें आपको पता होता है कि क्या हो रहा है लेकिन आपको दर्द का अनुभव नहीं होता, ये वो होते हैं। और पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं? ये शिशु, बच्चा या किशोर इनसे रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, उन्हें कहा जाता है। जब भी आप, और इसमें टेलीफोन, एम्बुलेंस और ब्लड स्टोरेज सुविधा होगी। इसमें क्या होता है? जब भी आप टेलीफोन करोगे तो एम्बुलेंस सहायता आपको दी जाएगी। ये सब चीज़ें होती हैं जननी सहयोगी योजना में, ये आपको ध्यान रखना है। जननी एक्सप्रेस योजना में 24 घंटे यातायात सुविधा मिलती है। जननी सहयोगी योजना में क्या क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है धन्वंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट योजना। अब इसमें क्या होता है? महिलाओं एवं बच्चों को अत्यंत आधुनिक उपचार की सुविधा दी जाती है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ना पूछे, इनडायरेक्ट पूछ ले, है ना आपको, कि धन्वंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट योजना किस लिए है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक सही बाकी की 3 गलत दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। तो महिलाओं एवं बच्चों को आधुनिक उपचार की सुविधा दी जाती है। पूर्ण प्रतिरोधकता प्रदान किया जाता है। टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दीनदयाल कार्ड की उपलब्धता, आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल कार्ड क्या होता है। दवा एवं फैमिली प्लानिंग हेतु डिपो होल्डर्स बनाना। ये क्या होते हैं? कोई भी रोग हो जाता है तो उसकी सुरक्षा दी जाती है इसमें, और एक डिपो होगा जिनमें दवाइयाँ मिलेंगी और फैमिली प्लानिंग की चीज़ें भी मिलेंगी, और आपको उचित सुझाव भी दिया जाता है इसमें। बाल शक्ति के अंतर्गत सभी कुपोषित बच्चों की देखभाल भी की जाएगी इसके अंतर्गत। तो ये होती है धन्वंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट योजना। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना। इसमें क्या होगा? SC ST महिलाओं परिवहन जिससे समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकें। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए ये योजना महिलाओं के लिए ही तो है। मेनली जो है वो है ST SC महिलाओं के लिए, ये योजना महिलाओं के लिए है, लेकिन जो मेनली है वो है ST और SC महिलाओं के लिए है, ठीक है।
ये योजना जो है वो है महिलाओं के लिए जो ST SC में है। जननी एक्सप्रेस योजना जब पढ़े थे हमने तो वो सभी के लिए थी, लेकिन ये केवल ST और SC के लिए है। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना चाहिए। गर्भवती महिला को 300 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो गर्भवती महिला है उसे 300 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और जो उनको लेकर आएगा उनको 200 रुपये दिया जाता है प्रोत्साहन के लिए। और फ्री में जांच होती है और दवा की सुविधा उपलब्ध रहती है इसमें। ठीक है, लगभग 2.6 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित अब तक हो चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम, शिशु स्वास्थ्य। अब शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के विषय में आप क्या क्या जानकारी है इसमें? मृत्यु दर को कम करना, इसमें मृत्यु दर को कम करना होता है। अल्टरनेटिव वैक्सीन जितने भी सिस्टम है उसमें यानी कि वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी, तो इसका टारगेट क्या है ये जानना है। हमको पता है कि 42 प्रति हज़ार मृत्यु दर हमारे यहाँ पर है, 42,000 प्रति हज़ार मृत्यु दर हमारे यहाँ पर है, तो इसको कम करना है। दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन अधीन नहीं। दूर स्थित अगर ग्रामीण इलाके हैं, दूर दरस्त गांव है, तो वहाँ पर वैक्सीन पहुँच सुविधा नहीं रहती, तो इसलिए है ये। यातायात में लगे समय अनुसार वैक्सीन की प्रतिरोधकता एडजस्ट करना। समय के अनुसार अगर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो उसके अनुसार वैक्सीन को एडजस्ट करना है। यातायात में जो समय लग रहा है उसको कम करना है ना। मृत्यु दर को तो कम करना है। 6 टीकों की पूर्ण प्रतिरोधकता प्रदान करनी है दूर दराज के गाँवों में, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम का, तो हमें ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं क्या है, डिफ़ॉल्टर ट्रैकिंग सिस्टम। अब डिफ़ॉल्टर ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? वैक्सीन ड्रॉप आउट हो गए थे, कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन जो है वो ड्रॉप आउट हो रहे थे, इसलिए चलाई जा रही थी। ज़रूरतमंद तक पहुंच तो जाती थी, लेकिन सही समय पर नहीं लग पाती थी, ऐसा होता था। मतलब ऑर्डर फॉर्मेट में ये नहीं लग पाती थी। 6 पैकेट का कार्ड दिया गया, प्रत्येक वैक्सीन लगने पर नई पैकेट में कार्ड रखकर बंद कर दिया जाता था। मतलब क्या है, 6 पैकेट का एक कार्ड लिया जाता था, प्रत्येक वैक्सीन लगने पर नई पैकेट में कार्ड रखकर बंद कर दिया जाता था। फिर उनको बता देते थे कि ये टीका लग गया है और अगली बार इसी टीके को अगली बार लगाना है। तो ये होती है डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग सिस्टम में, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, बाल शक्ति योजना। इसमें क्या होता है, कुपोषित बच्चों को उनके उपचारार्थ चयनित किया जाता है। जो कुपोषित बच्चे हैं उनका चयन किया जाएगा, कितने कुपोषित हैं। ग्रेड 4 स्तर से ग्रसित, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुपोषण के 4 स्तर होते हैं, A1, A2, A3 और A4। A4 में जब वो आएंगे जो अति कुपोषित बच्चे रहते हैं, जिनमें 5 वर्ष से अगर नीचे हैं, तो उसमें 10,913 बच्चों का चयन किया गया है, ताकि उनको कुपोषण से बचाया जा सके, जो अति कुपोषण की चपेट में है। इसके बाद है 67,352 बच्चे ग्रेड 3 में रखे गए हैं। ग्रेड 3 स्तर वाले कुपोषित बच्चे को जो गरीबी रेखा के नीचे से चुना जाता है, वैसे बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वो कुल हैं 67,352 हैं, जिसे ग्रेड 3 पर रखा गया है। तो ये बाल शक्ति योजना के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। कुछ जानकारी और दे देते हैं। भारत में UN की रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज़्यादा लोग कुपोषित हैं। ये बात कुपोषण वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि बच्चे कितने कुपोषित हैं, पर देखने में आता नहीं है। तो इसलिए ये तीनों जो विचार यहाँ दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुपोषित बच्चों को उनका चयन किया जाएगा, ग्रेड 4 में किन को रखा गया है, कितने बच्चों को रखा गया है, और ग्रेड 3 में कितने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चुना गया है, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रदेश, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य विभागों की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इससे संबंधित कुछ जरूरी फैक्ट जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो हेल्थ रिलेटेड काम करती है पूरी दुनिया में। ज़्यादातर UN की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है जिनेवा में। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। ये UN की एक बॉडी होते हुए भी उसके अधीन नहीं काम करती। ठीक है, इसके स्वयं के संविधान होते हैं, स्वयं की सदस्यता होती है WHO की। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, मतलब बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे बचाव हो, इसका उद्देश्य है।
और इसका मोटो क्या है, हेल्थ फॉर ऑल इसका मोटो है। ठीक है, यह है WHO की जानकारी, ये हमें याद रखना है। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब ये क्या होता है, ये बच्चों के लिए है जो इमरजेंसी में पैसे प्रोवाइड करती है, उनसे रिलेटेड चीज़ों के लिए काम करती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी योजनाएं देखती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है न्यूयॉर्क में। ये 1946 में बनाया गया था, ये हमें याद रखना है। इसके लक्ष्य देखें तो ये माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। ये बाल स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ पहुंचाने वाले सभी कार्यक्रमों में भूमिका। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि बाल स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चलेंगी वो उसमें हेल्प करता है। कौन, यूनिसेफ। और हर बच्चे के स्वास्थ्य, संरक्षण, शिक्षा एवं मानवता इसका मोटो है। ठीक है, और इसमें ये जो पॉइंट है सेकंड नंबर का, यहाँ पढ़े होंगे आपने, विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए। कहने का मतलब ये है कि विश्व युद्ध जब होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मरते हैं। जैसे कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो आगे वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। ये मेन फैक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्या है देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस क्या है। ये गैर राजनीतिक संस्था है। ये राजनीतिक काम नहीं करती, सरकारी संगठन नहीं है ये। ठीक है, ये 1863 में गठन हुआ है इसका। गैर राजनीतिक है ये और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है ये। युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। चाहे युद्ध की स्थिति हो या शांति की स्थिति हो, ये मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगला है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। यह हमें याद रखना है। हेनरी डुनेट ने इसको बनाया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। पीड़ित मानवता की सेवा करना इसका मोटो है और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और उद्देश्य क्या है इसका, पीड़ित मानवता की सेवा करना। ये 2014 के एग्जाम में आया है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के रिलेटेड क्वेश्चन। 1863 में इसका गठन हुआ। गैर राजनीतिक है, गैर सरकारी संगठन है ये। कैसी भी स्थिति हो, इसका क्या उद्देश्य है, मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहती है। इसे किसने बनाया है, हेनरी डुनेट ने बनाया है, हमें याद रखना है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बनाया गया है ये। ठीक है, अगला देखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, बहुत इम्पोर्टेंट है। फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में है। और रोम कहाँ है, ये इटली में है। 1945 में ये बनाया गया था। UN भी इसी साल बनाया गया था। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक भी इसी साल बने थे। सभी देशों में पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया था ये FAO के नाम से ही पता चल रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, सभी देश में जो पोषण स्तर है उसको सुधारने के लिए बनाया गया था। कृषि, मत्स्य एवं वानिकी क्षमता में वृद्धि लाने के लिए बनाया गया था। ग्रामीण व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधर सके इसलिए ये बनाया गया था। ग्रामीण व्यक्तियों की खेती किसानी में अगर सुधार आ जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अपने आप ही सुधर जाएगी, इसलिए ये बनाया गया था। इसलिए हमें ये याद रखना है। और FAO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो रोम में है। और रोम कहाँ है, इटली में है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नाम से ही पता चल रहा है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, लेबर के लिए काम करेगा ये। 1919 में जिनेवा में गठित हुआ था ये। विश्व में कार्यरत श्रमिकों की श्रम एवं आवास की स्थिति सुधार करने के लिए इसे बनाया गया था। नाम से ही पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब श्रमिकों की भलाई के लिए बनाया गया है ना। श्रमिकों की आवास एवं कार्य स्थिति में सुधार करना इसका लक्ष्य है। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में सहयोग देना इसका लक्ष्य है। कोई भी मजदूर, देखिए मजदूर लोग जो होते हैं वो हमारे जीवन की आधारशिला हैं। ठीक है, कई बार होता है कि मजदूरों को लोग ओछी नज़रों से देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मजदूर अगर नहीं होंगे तो आप भी बड़े नहीं कहलाएंगे। जीवन की आधारशिला है मजदूर। श्रमिक संगठन हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण ढांचा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों बनाया गया था, श्रमिकों की बहाली के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। 1919 में गठन हुआ था, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। अगला देखेंगे हम, विश्व बैंक।
वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। अपेक्षाकृत गरीब एवं कम विकसित देशों में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बनाया गया था ये विश्व बैंक। गरीब और कम विकसित देश के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक जो है वो कम विकसित देशों को पैसे देती है ताकि वो ऊर्जा, यातायात, रेलवे, कृषि उद्योग इनमें पैसा लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, इसलिए बनाया गया था। एक और बात बता देते हैं, वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। साथ ही इसमें एक IDA भी होता है। ये क्या करती है, बहुत ही कम यानी कि फ्री इंटरेस्ट पर देशों को ऋण देती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में मदद करती है, ठीक है। ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। IDA को उधार ऋण की खिड़की भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। IDA को क्या कहा जाता है, तो उधार ऋण की खिड़की भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला टॉपिक। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्या होता है, हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, UNDP, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधन हैं उनके विकास में सहायता प्रदान करता है। गरीब राष्ट्रों के मानवीय और जितने प्राकृतिक विकास के साधन हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ये कब बना था, तो ये था 1966 में। ये इतना हमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला नीति 2015, इसके विषय में हम थोड़ा जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला नीति 2015। इससे पहले हम ये जान लेते हैं भारत में इसका लिंगानुपात क्या है, महिलाओं का और पुरुषों का। भारत में लिंगानुपात है 940। इसका मतलब क्या है कि हर 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं, और मध्य प्रदेश में हर 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना, महिलाओं को ओछी दृष्टि से न देखते हुए उनकी मानसिकता और सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, इसलिए बनाया गया था ये, ठीक है। ये MP की महिला नीति है। बेटी बचाओ अभियान, स्वागत लक्ष्मी योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, लाडो अभियान, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्ति कार्यक्रम, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये राष्ट्रीय महिला नीति देखती है, ठीक है। ये MP की योजनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2015 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। अगला देखेंगे हम, कंगारू मदर केयर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। कंगारू मदर केयर वह तकनीक है जिसमें बच्चे को माँ के सीने से चिपकाकर रखा जाता है ताकि माँ की शरीर की जो गर्माहट है वो बच्चे तक पहुँच सके। माँ का तापमान बच्चे को मिलने से बच्चे का तापमान स्थिर रहता है और उसे ठंडा बुखार जो होता है उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि त्वचा से त्वचा का सीधा संपर्क बनाए रखता है कंगारू मदर केयर, ये होता है, ठीक है। त्वचा से त्वचा का सीधा संपर्क, इतना याद रखिए बस। अगला है प्रोजेक्ट उदिता। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। किशोरी बालिकाओं की समस्याओं के निवारण के लिए बनाया गया था। उनकी सकारात्मक सोच और वातावरण तैयार करने के लिए बनाया गया था ये। माहवारी स्वच्छता एवं समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना, किशोरी बालिकाओं में जो माहवारी के समय जो परेशानी होती है उनके बारे में जागरूकता फैलाना उनका विशेष उद्देश्य है। मासिक धर्म के बारे में जानकारी देना, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। एनीमिया एवं पोषण संबंधी जानकारी, आयरन की कमी, खून की कमी, इससे संबंधित सभी जानकारी जो समय समय पर आकर जो वहाँ पर सेमिनार के माध्यम से उन्हें बालिकाओं को जानकारी दी जाती है, ये उसी संबंधित है प्रोजेक्ट उदिता, ठीक है। आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, बहुत इजी है। अगला देखेंगे हम, IFA बहुत इंपॉर्टेंट है। साल में 52 गोलियां किशोरियों को लेनी चाहिए, इसका कलर नीला होता है। कहने का मतलब ये है, एक तरह की गोलियां होती है IFA, है ना, ये किशोरियों के लिए होती है। आंगनबाड़ी में ये गोलियां फ्री मिलती हैं, ठीक है। एक गोली में 100 mg होती है, एक गोली 100 mg के बराबर होती है ना। 100 mg उसमें आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है एक गोली में।
एक गोली में 100 mg आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और साथ ही साथ आपने एक गोली का और नाम सुना होगा, एल्बेंडाजोल 400, है ना, उसके भी सुना होगा आपने। एल्बेंडाजोल जो गोली है वो होता है, एल्बेंडाजोल जो गोली है वो होता है किस चीज़ के लिए? कृमि के लिए, कृमि संक्रमण के लिए। ये बेसिकली बच्चों पर देखा जाता है अधिकांश, पर किशोरावस्था में भी हो जाता है ये, है ना, कृमि से परेशानी। तो उसके लिए एल्बेंडाजोल 400 mg की गोली दी जाती है। अगर कृमि किशोरों को हो जाए तो ये गोली दी जाती है 400 mg की। ये जो है 100 mg आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, ये जो गोलियां होती है IFA, ये साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको भी दी जाती है, ठीक है। ये गोली बहुत आवश्यक है, आंगनबाड़ी में बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती है, ये आपको पता होगा, IFA की गोली। अगला देखते हैं, अगला है निप्सिड, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, यानी कि निप्सिड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कहते हैं इसे, ठीक है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं। महिलाओं को लोन मिलता है इसमें। महिलाओं को स्वैच्छिक कार्य अनुसंधान, मतलब कि महिलाओं को स्वैच्छिक कार्य करने के लिए बढ़ावा मिलता है, उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता है। जानते हैं आप, अगर वो बिज़नेस करना चाहती हैं तो उन्हें सस्ते से सस्ते दर पर लोन मिलता है ताकि वो अपनी आजीविका का साधन जुटा सकें। ये सब इसलिए ताकि उनको बढ़ावा मिल सके। प्रशिक्षण एवं प्रलेखन में बढ़ावा दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग, आप अगर महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग क्या होता है। मैंने कई बार बताया है, फिर से बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल शिशुओं से संबंधित हर परेशानी को दूर करने के लिए बनाया गया विभाग है। उनसे रिलेटेड स्वास्थ्य जानकारी इकट्ठा की जाती है, ठीक है। तो निप्सिड में क्या होता है, महिलाओं को स्वैच्छिक कार्य करने दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो बिजनेस कर सकें, कम दर पे सस्ता लोन मिलता है ताकि उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो ये होता है निप्सिड। अगला देखते हैं क्या है, समेकित बाल विकास योजना सेवाएं। समेकित बाल विकास योजना सेवाएं, इसमें है रोग क्षमीकरण। यानी रोग क्षमीकरण क्या होता है, यानी रोग को एक तरह से आप खत्म कर दो, है ना। शिशुओं को जैसे डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, पोलियो, क्षय रोग, टिटनेस इत्यादि हो जाता है ना। आंगनबाड़ी में जब जाते हो तो ये पता होना चाहिए आपको कि पहले तो आपको ये जानना है कि रोग जो टीकाकरण होता है, आप रोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दो। जितने भी रोग हैं आप उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दो, वो होता है रोग क्षमीकरण, ठीक है। जैसे टीका लगा दिया, मान लो जैसे कि ये डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया का टीका लग गया तो अगली बार डिप्थीरिया होने के बहुत कम चांसेस होंगे, मतलब ना के बराबर। और साथ ही साथ जो बीमारी है पिट्यूटसिस, है ना, हुपिंग कफ को ही कहते हैं पिट्यूटसिस, टिटनेस, क्षय रोग यानी टीबी, हुपिंग कफ, ये सब परेशानी इससे खत्म हो जाती है। जब रोग ही खत्म हो जाएगा तो ये होगा कहाँ से। माताओं को टिटनेस का टीका लगता है, माताओं को टिटनेस का टीका लगाया जाता है, गर्भवती माताओं को, ये भी आप जानते हैं। तो ये है समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत, ये पहला है रोग क्षमीकरण। अगला क्या है, संपूरक पोषण। इसमें क्या है, 6 से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, गर्भवती माताएं होंगी, धात्री माताएं होंगी, उनको पोषण आहार दिया जाता है। अनाज, दाल, तेल, शक्कर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आपको आंगनबाड़ी जाओगे तो ये संपूरक आहार वही मिलता है, कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाएं। ICDS के अनुसार, ICDS के अंतर्गत स्थापित जो आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित अंतराल में जो समय समय पर परामर्श सेवाएं देने आती हैं, बाहर से नर्स डॉक्टर लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों किशोरी माताओं को स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा परामर्श देते हैं। उनके स्वास्थ्य का जायज़ा लेंगे, उनका स्वास्थ्य सही है नहीं, कोई कुपोषित तो नहीं है, कोई संक्रमण का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं होंगी, धात्री माताएं होगी, है ना, किशोरियां हो गए, बच्चे होंगे, इनकी जानकारी एकत्रित करते हैं, समय समय पर उन्हें परामर्श देते हैं।
अगला है वृद्धि मापन, मतलब क्या होता है, बच्चे के वजन को मापकर उसकी वृद्धि विकास के बारे में जानकारी ली जाती है। उसका तालमेल सही है कि नहीं, उम्र के अनुसार उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, ये जानकारी ली जाती है। अगला है औपचारिक शालेय एवं शिक्षा। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर हर तरह की शिक्षा दी जाती है, शारीरिक हो गया है ना, उसे हर तरह की शिक्षा दी जाती है आंगनबाड़ी में। बच्चों की शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। पोषण शिक्षा कार्यक्रम, प्रयोगों द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पोषण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया, उनके माध्यम से उनको बताया गया, कई प्रयोग किए जाते हैं, चलचित्र दिखाए जाते हैं, वीडियोग्राफी की जाती है, ये होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं क्या है, समेकित बाल विकास परियोजनाएं। जब ही हमने क्या पढ़ा था, समेकित बाल विकास योजनाएं सेवाएं, अब हम पढ़ेंगे समेकित बाल विकास परियोजनाएं सेवाएं। वो योजना थी, ये होगी परियोजना, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या क्या है देखते हैं। पूरक पोषण, वही जो मैंने बताया, 6 से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती माताओं की, किशोरियों को 300 दिन का पोषाहार दिया जाएगा, बस इतना याद रखना है इसमें। स्वास्थ्य जाँच होगी समय समय पर। आंगनबाड़ी केंद्र में किसी एक मंगलवार या शुक्रवार को ANM तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिला एवं बच्चों की जांच की जाती है समय समय पर, है ना, प्रत्येक मंगलवार या शुक्रवार को, हर सप्ताह में एक बार। अगला है संदर्भ सेवाएं। जरूरत पड़ने पर अगर कुपोषण का शिकार है या ज़रूरत से ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है तो ज़रूरत पड़ने पर खंड चिकित्सा अधिकारी को उनको रेफ़र किया जाएगा। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाती हैं, अगर उनसे नहीं संभलता है तो वो खंड शिक्षा अधिकारी को रेफ़र कर देती हैं। ठीक है। अगला है टीकाकरण। प्रति आंगनबाड़ी सप्ताह में 1 दिन का टीकाकरण रखा जाता है। टीकाकरण के विषय में जानकारी दी जाती है, उनसे संबंधित उन्हें टीकाकरण किया जाता है। ठीक है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ANM द्वारा यह गृह भेंट के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा संतुलित आहार के विषय में जानकारी दी जाती है। पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित उन्हें जानकारी दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, यानी कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा, खेल खेल में उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है और बहुत मज़ेदार चीज़ें होती है यहाँ वहाँ। उनको मनोरंजन करके पढ़ा भी दिया जाता है और साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है, अब यहाँ से मॉक टेस्ट चालू हो रहे हैं। अब मैं इसमें कोई आपको एक एक चीज़ नहीं समझाऊंगी, ना विस्तार से बताऊंगी। अब आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना है और इसका आंसर ठीक करना है, लगाना है आपको सही। ठीक है। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है। कहाँ में पढ़ी थी हमने ये? केवल पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है क्या, या केवल महिलाओं के लिए है, केवल SC ST महिलाओं के लिए है, या महिलाओं एवं बच्चों सभी के लिए? तो जब हम परिवहन उपचार योजना पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि ये केवल SC ST महिलाओं के लिए है। ठीक है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप आंसर आराम से दोगे। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? जब हमने विजयाराजे बीमा कल्याण योजना पढ़ी थी तो आपको बताया गया था कि इसमें क्या क्या होता है। महिलाओं को प्रसव के दौरान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं को 24 घंटे यातायात की सुविधा। 24 घंटे यातायात की सुविधा हमने किस में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था जननी एक्सप्रेस योजना में, है ना। गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं को डिलीवरी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा दी जाती है, या ये सभी चीज़ें। तो विजयराजे जननी कल्याण बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? ये था महिलाओं को प्रसव के दौरान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना। ये 24 घंटे यातायात सुविधा किस में थी? ये जननी एक्सप्रेस योजना में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, धनवंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट योजना का उद्देश्य क्या था? मैंने कहा था डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आ जाएगा। महिला एवं बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर उचित परामर्श देना, महिला एवं बच्चों को अत्यंत आधुनिक उपचार की सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब हम धनवंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट योजना का पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या करती है, महिला एवं बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर उचित परामर्श भी देती है और साथ ही साथ महिला एवं बच्चों को अत्यंत आधुनिक उपचार की सुविधा भी प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विजयराजे जननी कल्याण बीमा योजना में डिलीवरी के दौरान मृत्यु होने पर प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? अभी हमने बताया था जब हम थ्योरी पढ़े थे, कितनी राशि दी जाती है। प्रसव के दौरान अगर युवती की मौत हो जाती है, तो महिला की मौत हो जाती है, तो उसे दी जाती है 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाती है। ठीक है।
अगला देखते हैं हम, गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने की सहायक योजना कौन सी है। गरीब महिला है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी कराने के लिए कौन सी योजना है। जननी सहयोगी योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना या विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। क्या पढ़े थे हमने पढ़े थे जननी सहयोगी योजना। ठीक है, ये क्या करती है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने की सहायता प्रदान करती है ना, जननी सहयोगी योजना। अगला देखते हैं, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर मिलने वाली राशि कितनी है। जब भी हमने पढ़ा था कि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर कितने मिलते हैं, आपको 1000 रुपये की राशि प्रोत्साहन में दी जाती है। प्राइवेट अस्पताल में तो आपको जो शुल्क लगेगा, आपको जो पैसे लगते हैं उसमें छूट दी जाती है, और 1000 रुपये आपको सरकारी अस्पताल में प्रोत्साहन राशि मिलती है और साथ साथ दवा भी मुफ्त मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आंसर मत देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन सुनिए, उसके बाद आप गैस करिए कि क्या है इसका आंसर, है ना। अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, साप्ताहिक पोषाहार योजना के हितग्राही हैं। जाहिर सी बात है, साप्ताहिक पोषाहार की बात की गई तो पोषाहार किनको मिलता है, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, उपयुक्त सभी। किनको मिलेगा, बहुत इजी है, उपयुक्त सभी को। पोषाहार किन किन को मिलता है, गर्भवती महिलाओं को मिलता है, धात्री माताओं को भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है, मतलब सभी को मिलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इस योजना में गर्भवती महिलाओं को 300 रुपये एवं इस योजना के माध्यम से लाने वाले को 200 रुपये की धनराशि दी जाती है। कौन सी योजना में, विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना, जननी सहयोगी योजना, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना या धन्वंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट योजना। जब हमने ये पढ़ा था कि जो गर्भवती महिला होती है उसे 300 रुपये और जो उस महिला को लाता है तो उसे 200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कौन सी योजना है वो है प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना। ठीक है, जब भी हमने थ्योरी में पढ़ा है, अगर पढ़े होगे, आपने ध्यान दिए होगे तो आपको बनना चाहिए ये। अगला देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई है, FAO, UNO, ILO या WHO। बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य के विषय में बात की जा रही है तो इसका क्या हो जाएगा, WHO। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई, तो ये होगा WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सभी को पता है, 7 अप्रैल को WHO की स्थापना दिवस है ये, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन क्या है अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, 100% टीकाकरण को प्राप्त करना या उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, क्या लक्ष्य होता है इनका लक्ष्य क्या होता है, जितने भी संक्रामक और असंक्रामक बीमारी हैं उनको नियंत्रित करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और टीकाकरण 100% हुआ या नहीं ये जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये डेट तो याद रखनी पड़ेगी। क्या डेट है इसकी, वर्ष 1953 में। ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया, 1953 में। अगला देखेंगे हम, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो थ्योरी में नहीं बताया गया है वो हमने क्वेश्चन के माध्यम से इसमें जानकारी दी है, ताकि आपका थ्योरी के अनुसार, थ्योरी में ना भी है तो आपका कम से कम मॉक टेस्ट में वो कवर हो जाए। अधिकांश चीज़ें इसमें बता दी गई हैं आपको। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है, ये स्थापित किया जाता है 30,000 जनसंख्या पर। ठीक है, जहाँ पर 30,000 लोगों की जनसंख्या है वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है
जनसंख्या नियंत्रण, लोगों तक उपयुक्त चिकित्सा सुविधा पहुंचाना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, या कोई नहीं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब परिवार कल्याण पूछा तो जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है इसका, लोगों तक चिकित्सा पहुंचाने से भी कोई नहीं है। परिवार का मतलब क्या है? लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, याद रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये शायद हमने अपने थ्योरी में नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी हमने क्वेश्चन दे दिया तो इसका आंसर बताएंगे। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, या उपरोक्त सभी। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, ये तीनों ही है। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य ये तीनों ही है, तीनों रूप से स्वस्थ रहना, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चिकित्सा एवं मानव शक्ति पर बल के लिए भारत सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चिकित्सा, शिक्षा एवं मानव शक्ति पर बल के लिए भारत सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? मैंने पहले ही बताया था, जो क्वेश्चन नहीं आपकी थ्योरी में कंप्लीट नहीं हुए हैं वो हम इसके माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? इसमें ऑप्शन है आपके श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुढ़ालियार कमेटी या भोर कमेटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीवास्तव कमेटी। शिक्षा, चिकित्सा एवं मानव शक्ति पर बल के लिए भारत सरकार द्वारा जो कमेटी गठित की गई है जिससे चिकित्सा, शिक्षा और मानव शक्ति पर बल मिले, तो कौन सी कमेटी होगी? यह होगी श्रीवास्तव कमेटी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मलेरिया की कौन सी जाति भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है? आप लोग जानते होंगे कि सबसे अधिकांश जो मौतें होती हैं वो मलेरिया के कारण होती हैं। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है, मलेरिया की कौन सी जाति भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है? पी क्वारटन, पी फॉल्सीपोरम, पी आवेल या पी वाइवेवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पी फॉल्सीपोरम। फ्रेंड्स, पी फॉल्सीपोरम टाइप की हमारे भारत में पाई जाती है। ये पी का मतलब पैरासाइट होता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप जैसे कि आप मलेरिया का आपका टेस्ट होता है तो उसमें लिखा होता है एमपी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मलेरिया पैरासाइट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है मलेरिया की कौन सी जाति है जो भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी फॉल्सीपोरम। पी का मतलब होता है पैरासाइट, याद रखिएगा। और जब डॉक्टर आपका चेकअप करता है, जब जांच करता है, तो एमपी का मतलब लिखा होता है उसमें, तो इसका मतलब क्या होता है? एमपी का मतलब लिखा होता है तो उसका मतलब ये होगा मलेरिया पैरासाइट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। जब डॉक्टर की पर्ची आपने देखे होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो उसमें RX लिखा होता है। RX का मतलब क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि RX क्या होता है। डॉक्टर की पर्ची में जो RX लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, लेकिन आप इसके बारे में गूगल करिए, सर्च करिए, क्योंकि आपको मैं सर्च करने के लिए क्यों बोलती हूँ, ताकि आप सर्च करोगे तो वो जब सर्च करोगे तो आप कभी जीवन में भूलोगे नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रतिरक्षण पर विस्तारण कार्यक्रम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1978 में, ये हमें याद रखना है। प्रतिरक्षण पर विस्तारण कार्यक्रम कब पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, डेट का हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1978। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने में दर्द होता है। 3 तिमाहियाँ होती हैं, मैंने पहले ही बताया है। तिमाही मतलब 3 महीने का एक है ना, 3, 6, 9, 3 तिमाही मतलब 9 माह पूरे। ठीक है, गर्भावस्था में अंतिम महीनों में मतलब 7 से 9 के बीच में, है ना,
यह किस जोड़ में सीमित हलचल के कारण होता है? जब गर्भवती स्त्री को अंतिम महीनों में दर्द होता है तो उसे किस जोड़ के कारण सीमित हलचल होती है उसके शरीर में? सैक्रोइलियक जोड़, सैक्रोकॉक्सिजियल जोड़, सिम्फिसिस प्यूबिस या ये सभी? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, विस्तृत तौर पे बता देती हूँ। कूल्हे की जो हड्डियों के जोड़ के सामने की स्थित जो हिस्से होते हैं उसे कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, कूल्हों की हड्डियों के जोड़ के सामने की ओर स्थित हिस्से को सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। वहाँ पर जब दर्द होता है वो होता है अंतिम महीनों में, जब गर्भवती स्त्री पहुँच जाती है तब उसे ये दर्द महसूस होता है। ठीक है, इसी जोड़ में सीमित हलचल के कारण होता है। पूछ लेता है ये फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बार बार बोल रही हूँ आपसे, इसलिए चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, और एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देती हूँ ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा अभिकरण एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है? याद रखिए क्या पूछा है, स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये स्वैच्छिक अभिकरण है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ ये भी है। टीबी एसोसिएशन ये भी है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कौन सा अभिकरण एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है, जबकि इंडियन रेड क्रॉस, हिंदू कुष्ठ निवारण और टीबी ये तीनों ही स्वैच्छिक अभिकरण में शामिल है, लेकिन ये जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ये शामिल नहीं है, अभिकरण ही नहीं है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ थ्योरी जिस पर आज हमने पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक था जैसे कि NRHM और ICDS के बारे में जानकारी है ना, जो योजनाएं थी उसके बारे में हम जानकारी लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर की पर्ची में ऊपर RX लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आप गूगल सर्च करिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। आप मुझे बताइए जिससे वो आपको याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्लस थ्योरी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपसे फिल्म मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।